नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज मेष लगन के बारे में चर्चा चल रही है कि कौन सा रत्न कब कब धारण करना होता है। तो सूर्य देव के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रत्न जब आप चुनते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करने के बाद ही आप रत्न जो है वो धारण करें दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो देखिए, मेष लगन के लिए सूर्य देव के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो आज मैं आपको बताता हूं पहले चंद्रदेव के बारे में। ये मैं आपको एक विद एग्जांपल बताऊंगा क्योंकि बहुत सी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हैं कि साथ कुछ एग्जांपल्स भी यहां पे दिखाए जाएं। तो मेष लगन की एक कुंडली है, अभी कल ही ये चार्ट मेरे पास आया था। ये लगभग 2006 का इनका जन्म है और इनकी माता का जो प्रश्न था कि कौन सा रत्न धारण किया जाए, तो ये अभी डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि चंद्रमा के बारे में पहले बात कर लेते हैं। चंद्रदेव जो है मेष लगन के लिए बहुत ज़्यादा एक शुभ प्लैनेट नहीं माने जाते हैं दोस्तों। इसका कारण ये है कि मेष लगन के लिए, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, चंद्रमा की राशि यहाँ पे आएगी। तो मेष लगन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 नंबर राशि जो है वो केंद्र में आती है। केंद्र में जब भी शुभ ग्रह की राशि आती है तो इतना ज़्यादा शुभ फल नहीं दे सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा की प्लेसमेंट कहाँ पे है, किसके साथ वो युति कर रहे हैं, किसकी उन पर दृष्टि पड़ रही है, किनके वो नक्षत्र में है। तो ये सारा विस्तार से अभी मैं आपको विद एग्जाम्पल बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि चंद्रदेव का रत्न कौन सा होता है। जी हाँ, चंद्रदेव का जो रत्न है वो मोती है। इसको चांदी में धारण किया जाता है। चांदी की अंगूठी आप बनवा सकते हैं। और सबसे छोटी वाली जो आपकी उंगली होती है उसमें धारण किया जाता है। सोमवार को धारण करना होता है। इसका मुहूर्त आपको किसी पंडित से निकलवाना पड़ेगा, किसी अच्छे देवज्ञ से इसका मुहूर्त आपको निकालना पड़ेगा। अब थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो में मुझसे हल्का सा एक मिस्टेक हो गया था, उसको मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। कितने रत्ती का, यानी उस जो रत्न आप लेने जा रहे हैं उसका वजन कितना होना चाहिए, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। तो जितना आपका वेट हो इंटू 10 कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपका वेट 80 kg है, 80 किलो है, तो 8 से आप उसको गुना करेंगे तो 8 रत्ती का कम से कम जो स्टोन है वो होना चाहिए। कोई भी रत्न जब आप धारण करते हैं तो 8 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। और ये आपको ध्यान रखना है कि 8 और 7.5 के बीच में, यानी पौने में नहीं होना चाहिए। सवा रत्ती सवा 8 का हो सकता है, लेकिन 8 से वो नीचे नहीं जाना चाहिए। 7.5 पौने 8 इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं जो आप हमेशा याद रखिए। और दूसरा जो रत्न है मंगलदेव के, वो है मंगलदेव का। इसको मूंगा कहा जाता है, इंग्लिश में इसको रेड कोरल कहा जाता है। ये आपको तांबे में धारण करना चाहिए दोस्तों। बहुत से लोग मूंगे को सोने में धारण कर लेते हैं, लेकिन इसको तांबे में धारण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको इस वाली उंगली में, जहाँ पे आप नीलम पहनते हैं, उसी उंगली में इसको धारण किया जाता है। मंगलवार के दिन किसी अच्छे मुहूर्त में आप इसको धारण कर सकते हैं। वेट जैसे मैंने आपको बता दिया वैसा ही रहेगा। और बृहस्पति देव का रत्न जो होता है वो पुखराज होता है, जिसको येलो सफ़ायर कहा जाता है इंग्लिश में। इसको हमेशा सोने में ही धारण किया जाता है। और इस बृहस्पति देव का जो रत्न होता है दोस्तों, वो आप गले में भी धारण कर सकते हैं या अपनी पहले वाली जो उंगली होती है इसमें धारण कर सकते हैं। तो इसको धारण करने की विधि जो मैंने आपको पहले बताई थी वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। और उसमें चंद्र बल के ऊपर हमेशा आपको ध्यान देना है। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, पहले उस रिक्वेस्ट को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि चंद्र बल क्या होता है। तो जो लोग नए जुड़ते हैं, अभी ज्योतिष सीख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली हमारे पास है और आप रत्न धारण करने जा रहे हैं। किसी भी दिन आप रत्न धारण करते हैं, मान लीजिए उस दिन चंद्रमा जो हैं कर्क राशि में है। आप ये यहाँ पे नोट कर सकते हैं, चंद्रमा कैंसर में है, कर्क राशि में है। इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि उनका आग्रह था कि इंग्लिश में भी इसको लिख दें। तो गोचर के चंद्रमा, गोचर इंग्लिश दोनों में मैं लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे। गोचर के
चंद्रमा अगर 4 नंबर राशि में चल रहे हैं, उस दिन आप रत्न धारण करने जा रहे हैं और आपकी जो लगन कुंडली है वहाँ पे चंद्रमा मेष राशि में है। तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपको क्या करना है, अपनी चंद्र कुंडली पहले बना लेनी है, चंद्रमा को लगन में लिख लेना है, वहाँ पे जो राशि होगी वो लिख लेनी है। उसके बाद जो गोचर के चंद्रमा है 4 नंबर राशि में, तो यहाँ पे आप लिखिए चंद्रमा, और इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ और यहाँ पे गोचर लिख देता हूँ दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि चंद्र बल अब कैसे देखना है, तो आपके जन्म चंद्रमा से अगर गोचर के चंद्रमा चौथे भाव में हो, ये चौथा भाव है, तो यहाँ पे आपको उस दिन रत्न नहीं पहनना है। ये चंद्र बल नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये चंद्रमा यहाँ पे खराब कर देंगे। चौथा घर जो होता है ये जल का भाव है दोस्तों, ये जल है, ये चौथा जो पूरा भाव है इसको जलीय भाव कहा जाता है। तो कोई भी कार्य जब इस तरह से किया जाता है, जब गोचर के चंद्रमा आपके लगन चंद्रमा से आपकी कुंडली में जो जहाँ भी चंद्रमा है वहाँ से अगर चौथे भाव में है, तो उस काम में पानी फिर जाएगा, यानी जल से वो काम जो है बह जाएगा। इसकी एक कहावत होती है कि काम जो है वो अच्छे से पूरा नहीं हो पाएगा, उस पर पूरी तरह से नुकसान आपको हो सकता है। तो ये चंद्र बल की विधि होती है। इसी तरह से अगर जिस दिन आप रत्न पहन रहे हैं उस दिन चंद्रमा आपके गोचर के जो चंद्रमा है अगर 8 नंबर साइन में आ रहे हैं, तो जिस दिन चंद्रमा नीच के होते हैं उस दिन कभी भी स्टोन वैसे भी धारण नहीं करना चाहिए। और आपकी जन्म कुंडली से अगर आपकी चंद्र कुंडली से अगर गोचर के चंद्रमा अष्टम भाव में हैं, तो यहाँ पे भी आपको नहीं पहनना है उस दिन रत्न। ये जल भाव है दोस्तों, जल भाव में जब चंद्रमा गोचर करते हैं आपके जन्म चंद्रमा से, तो सब कुछ वो खराब कर देते हैं। इसी तरह से अगर गोचर के चंद्रमा आपके 12वें भाव में आ रहे हैं, मान लीजिए मीन के चंद्रमा हैं गोचर में और आप रत्न धारण करने जा रहे हैं उस दिन, और आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है, तो ये भी आपके सारे जो है काम खराब कर देगा। जो आप रत्न पहनेंगे उसका किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट आपको आने वाला नहीं है, और आप देखेंगे कुछ समय बाद आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये चंद्र बल होता है। अब ये तो एक रूप है चंद्र बल का। अब कौन सी ऐसी जगहों पे चंद्रमा आपके जन्म चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा जहाँ पे हो, कौन सी ऐसी स्थितियों में रत्न धारण करना चाहिए, तो पहला भाव होता है ये, अगर आपके जन्म चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ही उत्तम समय होता है वो रत्न धारण करने के लिए। या छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी मेष राशि है और यहाँ पे 6 नंबर आएगा और चंद्रमा उस दिन कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये देखना है कि चंद्रमा की जो डिग्रीज़ हैं वो 15 डिग्रीज क्रॉस कर जाए। इसके पीछे कुछ लॉजिक है, वो आने वाले समय में आपको मैं बता दूंगा, लेकिन इतना अभी आप याद कर सकते हैं। और एक और भाव है 10वां भाव, जहाँ पे मैं डबल टिक कर रहा हूँ। आपके लगन चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा अगर 10 नंबर, यानी आप उस 10वें भाव में हैं, यहाँ पे 10 नंबर राशि आएगी। तो अगर गोचर के चंद्रमा मकर राशि में हैं और आपके जन्म के चंद्रमा मेष राशि में हैं, तब भी आप उस दिन रत्न धारण कर सकते हैं। ये चंद्र बल शुद्धि होती है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे मैं 3 जो है टिक लगा रहा हूँ। जन्म के चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा अगर 11वें भाव में हैं आपके, तो बहुत ही उत्तम वो समय होता है दोस्तों। कोई भी गोचर का ग्रह, ये एक टिप आप मान लीजिए, टिप आपको बताने जा रहा हूँ। कोई भी गोचर का ग्रह अगर जन्म चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में गोचर करता है, तो उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। खासकर अगर वो ग्रह मेलेफिक हैं और आपका जन्म अगर कृष्ण पक्ष में है और गोचर के चंद्रमा से
तीसरे, छठे और 11वें घर में कोई मेलेफिक ग्रह गोचर कर रहे हैं और वो मेलेफिक ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, तो फिर आपको वो गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। देखिए ये थोड़ा सा एक डीप जो है एनालिसिस है, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा था, क्योंकि बहुत से लोग अभी नए जुड़ते हैं तो उनको थोड़ी सी समझने में कठिनाई होती है। इसको मैं दोबारा से आराम से बता देता हूँ। कृष्ण पक्ष में मेलेफिक ग्रह जो होते हैं, जो निसर्गिक पापी ग्रह होते हैं, वो बली होते हैं। और शुक्ल पक्ष में जब आपका जन्म होता है तो नैसर्गिक शुभ ग्रह जो होते हैं वो बली होते हैं। तो आपकी चंद्र कुंडली से जब कोई नैसर्गिक पापी ग्रह तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में गोचर करता है और आपका जन्म अगर कृष्ण पक्ष में है और वो नैसर्गिक पापी ग्रह आपकी कुंडली में एक कारक ग्रह है, और वही कारक ग्रह जब इन जगहों पे गोचर करेगा तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसको आने वाले समय में विद एग्जांपल भी मैं बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो अब जो अपना मुख्य टॉपिक था उस पे आ जाते हैं। तो चंद्र बल शुद्धि इस तरह से की जाती है दोस्तों। कोई भी कार्य यहाँ और यहाँ गोचर के चंद्रमा हो तो आपको नहीं करना है। ये और ये भाव जो होते हैं ये अति उत्तम भाव माने जाते हैं। यहाँ पे आप कार्य कर सकते हैं। सिर्फ आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, अमावस्या नहीं होनी चाहिए, संक्रांति नहीं होनी चाहिए उस दिन। तो अब जो एग्ज़ाम्पल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेष लगन का ही एग्ज़ाम्पल है। तो आज मैंने थोड़ा सा ये चेंज किया है, क्योंकि एक एक करके अगर मैं ग्रहों के बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और उसको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेष लगन में मंगल देव जो हैं वो लगन में ही विराजमान हैं दोस्तों, और बृहस्पति देव जो है वो सप्तम भाव में है। ये 2 चीज़ें भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और साइड पे आप देखेंगे डिग्रीज दिखाई दे रही हैं, जो कि इस कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करने वाली हैं। सूर्य देव जो हैं 29 डिग्रीज पे हैं। सूर्य देव अपनी राशि बदलने वाले हैं एक दिन के बाद। 13 जनवरी 2006 का इनका जन्म है। और जो ये क्वेरी थी इनकी मदर ने मुझसे पूछा था कि कौन सा रत्न जो है हमें धारण करना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे इनकी दशा जो चल रही है, स्क्रीन पे आपको दशा तो नहीं दिख रही होगी लेकिन मैं बता देता हूँ वर्बली। बृहस्पति देव और सूर्य देव की इनकी दशा चल रही है दोस्तों। तो पहली चीज़ हमें यहाँ पे क्या देखनी है कि सूर्य देव जो हैं 29 डिग्रीज पे हैं। सूर्य देव की अंतर्दशा ही यहाँ पे चल रही है। तो किसी भी कंडीशन में यहाँ सूर्य देव का रत्न जो है धारण नहीं किया जा सकता है। इसका बेसिक रूल ये है कि जब संक्रांति में सूर्य देव जब अपनी राशि बदलने वाले होते हैं 1 या 2 दिन के बाद, तो उस कंडीशन में सूर्य देव का रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो पहली चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। अब महादशा चल रही है बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव सप्तम भाव में है और तुला राशि में है। जब भी बृहस्पति देव सप्तम भाव में होते हैं और तुला राशि में होते हैं तो ये बहुत बाधा क्रिएट करते हैं हर तरह से। तो कभी भी इस केस में उनका जो रत्न है धारण नहीं किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर रत्न धारण करने की ज़रूरत है तो वो है मंगल देव की। यहाँ पे मंगल देव देखिए लगन में ही स्थित हैं, अपनी ही राशि में हैं और 20 डिग्रीज पे हैं। और बृहस्पति देव जो हैं वो 21 डिग्रीज पे हैं। तो यहाँ मंगल देव से हम मदद ले सकते हैं क्योंकि वो लग्नेश भी हैं और पूर्ण रूप से बल भी उनके पास है दोस्तों, लगन में स्थित होने की वजह से। और दोनों में जो दृष्टि संबंध आप देख रहे हैं मंगल देव और बृहस्पति देव का, तो ये दृष्टि संबंध जो है ये मददगार साबित होगा अगर आप मंगल देव का रत्न यहाँ पे धारण कर लेते हैं। तो जब तक बृहस्पति देव की दशा महादशा इनको चलती रहेगी तब तक इनको मंगल देव का रत्न जो है यहाँ पे धारण करना चाहिए। बृहस्पति देव का रत्न इनको धारण यहाँ पे नहीं करना है और सूर्य देव का रत्न भी इनको यहाँ पे धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सूर्य देव जो है राशि बदलने वाले हैं, आखिरी ही डिग्रीज पे हैं।
अब बात करते हैं शुक्रदेव की। तो देखिए शुक्रदेव का रतन भी मेष लगन वालों के लिए जो है शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये मार्केश हैं। तो कभी भी शुक्रदेव का रतन धारण नहीं करना चाहिए मेष लगन वालों को। लेकिन जब कोई विशेष परिस्थिति होती है कि विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप शुक्रदेव के उपाय कर सकते हैं, दान पुण्य वगैरह संकल्प लेने के बाद कर सकते हैं। लेकिन कभी भी मेष लगन वालों को शुक्रदेव को बल नहीं देना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे शनिदेव जो हैं कर्क राशि में है, चौथे भाव में है और वक्री अवस्था में है। तो यहाँ भी शनिदेव का रतन धारण करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मंगल देव जो हैं शनिदेव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि लग्नेश हैं। तो जब भी जैसे कि मैंने एक लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि अगर मंगल देव कुंडली में बली रहते हैं तो वो ताकत रखते हैं शनि देव का अपने आप उपाय करने में, क्योंकि मंगल देव यहाँ बली हैं। तो मंगल देव का स्टोन पहनने से 2 ग्रहों का अपने आप यहाँ पे उपाय हो जाएगा। वो है शनिदेव और बृहस्पति देव, दोनों का ही उपाय जो है अपने आप यहाँ पे हो जाता है। तो मंगल देव का रतन जो है इस कुंडली के जातक के को धारण करना बहुत ही शुभ रहेगा। किसी तरह से कोई उनको प्रॉब्लम या किसी तरह से कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। तो यहाँ देखिए चंद्रदेव का रतन जो है आप यहाँ पे धारण कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि चंद्रमा से अगर आप देखेंगे तो मंगल देव जो हैं जो लग्नेश बनते हैं वो 11वें भाव में हैं। तो एक बेसिक रूल जो अभी थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया था कि जब भी चंद्रमा से कोई मेलेफिक ग्रह जो नैसर्गिक पापी ग्रह होते हैं और वो आपके लिए अगर कारक बन जाते हैं कुंडली में, जैसे मंगल देव देखिए एक नैसर्गिक पापी ग्रह की श्रेणियों में लिया जाता है इनको। हालांकि ये पापी नहीं है, ये देवताओं में आते हैं, लेकिन क्रूर और एग्रेसिव होने की वजह से इनको एक पापी ग्रह की श्रेणी में लिया जाता है। तो मंगल देव से चंद्रदेव से मंगल देव जो है 3रे भाव में होने की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा बल है। तो ऐसे केस में भी आप चंद्रदेव का रतन जो है वो धारण कर सकते हैं जब उनकी महादशा या अंतरदशा आरंभ होगी और चंद्रमा से आपको किसी तरह की कोई सहायता लेनी होगी, तो आप चंद्रदेव का रतन यहाँ पे धारण कर सकते हैं दोस्तों। चंद्रदेव जिनकी राशि में विराजमान है उनके स्वामी की पूर्ण रूप से चंद्रदेव पर दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये बहुत ही एक जो है अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो चंद्रदेव का रतन भी यहाँ पे धारण किया जा सकता है और मंगल देव का रतन भी यहाँ पे धारण किया जा सकता है दोस्तों। जैसे जैसे समय के अनुसार बदलाव होगा, दशाएं चेंज होती जाएगी। यहाँ राहु देव और केतु देव का रतन आपको धारण नहीं करना है। क्योंकि राहु देव जब 12वें घर में रहते हैं तो किसी भी सूरत में राहु देव का जो रतन होता है वो गोमेद होता है, वो धारण नहीं करना चाहिए दोस्तों। और केतु देव जब 6ठे घर में रहते हैं तो भी उनका रतन धारण नहीं किया जाता है। लेकिन राहु देव का रतन आप धारण कर सकते हैं। यही राहु देव अगर लगन में आ जाते हैं मंगल देव के साथ तो उस केस में आप गोमेद धारण कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह राहु देव या केतु देव खासकर जब किसी ऐसे योग कारक ग्रह के साथ युति करते हैं और अच्छे भावों में त्रिकोण भाव में आ जाते हैं या लगन में आ जाते हैं, तो आप राहु देव को बल देकर उनसे और शुभता ले सकते हैं दोस्तों। अगर यही राहु देव या मंगल देव से युति कर लेते तो यहाँ राहु देव का जो रतन है वो पहना जा सकता था। तो मेष लगन के लिए इसीलिए मैंने विद एग्जाम्पल एक सारा एक ही तरह से इसको पूरा कवर कर दिया है कि अलग अलग बनाने से अच्छा है मैं एक साथ ही इन सबको यहाँ बता देता हूँ। अब एक एक करके मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन सा स्टोन किसके लिए होता है। तो बृहस्पति के लिए मैंने आपको बता दिया है, पुखराज होता है। और उसके बाद आता है शुक्रदेव के लिए हीरा पहना जाता है दोस्तों, और ये मोस्टली प्लैटिनम में बनाया जाता है, चांदी में इसको आपको नहीं बनवाना है। और शनिदेव के लिए नीलम जो होता है ये पहना जाता है, और नीलम हमेशा आप अष्ट धातु में ही पहने, कभी भी सोने में नीलम को नहीं धारण किया जाता है। और
बुध देव का जो रत्न होता है वो हरे रंग का होता है, इसको पन्ना कहा जाता है, एमरल्ड कहा जाता है, और ये भी आपको हमेशा सोने में ही पहनना चाहिए और छोटी वाली उंगली में पहनना चाहिए। रत्न कौन कौन सी उंगलियों में पहनते हैं, आई थिंक इसके बारे में सबको पूर्ण रूप से जानकारी होती है, इसके बारे में विशेष रूप से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटी सी वीडियो है मेष लगन के ऊपर, और इसके ऊपर मैंने सारा डिटेल्स आपको बता दिया है। चंद्र शुद्धि कैसे करते हैं वो आपको बता दिया है। रत्न कब धारण करना है उसकी विधि मैं पहले वाली वीडियोस में आपको पूर्ण रूप से क्लियर रूप से बता चुका हूं। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। अष्टक वर्ग को देखकर भी आप रत्न जो है वो धारण कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए मंगल देव मेष राशि में हैं और आप राइट साइड पे नीचे देखेंगे, मैं यहाँ पे एक एरो मार्क भी कर दूंगा। अष्टक वर्ग में मेष राशि में 33 शुभ बिंदु हैं दोस्तों। कोई भी ग्रह जब जिस राशि में रहता है और वहाँ पे अगर 30 से ज़्यादा बिंदु होते हैं, यहाँ पे 33 बिंदु हैं, तो वो ग्रह अपने आप में और बली हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए भी आप यहाँ पे मंगल देव का रत्न जो है वो धारण कर सकते हैं। किसी भी तरह से कोई समस्या यहाँ पे आपको या इस जातक को नहीं आएगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और रत्नों को लेकर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो वृषभ लगन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी मैं आपको एक सीधा एग्जाम्पल के रूप से चीज़ें जो हैं बता दूंगा कि कौन से ग्रह का स्टोन पहनना चाहिए, कौन से ग्रह का स्टोन नहीं पहनना चाहिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जय शनिदेव।